I think you all are a B Pharmacy student. So I just seen your question paper. So in that question paper, I found some questions which are related to organic chemistry, particularly name reactions, then type of reactions like SN1 and SN2. Okay. So most of the time, what we heard that organic chemistry chemistry. It is very simple. If you understand it, it is very simple. Means you can easily understand and you can easily remember all the things in organic chemistry. So first of all, remove fear in your mind that organic chemistry is so difficult. Okay. So for our convenience to all the participants, I will also use some Hindi language. Okay, तो हम अभी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जब स्टार्ट करते हैं हम तो हमारा अप्रोच कैसा रहता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमें 11th 12th स्टैंडर्ड में हुआ है। तो वो टाइम पे हम ऐसा रहता है कि हम मगअप करने पे ज्यादा फोकस रखते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई भी चीज है समझ में भी ना आए तो हमें ऐसा रहता है कि वो चीज को हमें तो आपको टफ है ये सिंपल है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको अप्रोच कैसा करते हो। अभी अप्रोच उसे कैसा करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अप्रोच के लिए आपको एक ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिक आपको कंपेरेटिव कॉम्पिटिटिव थिंकिंग करना पड़ता है। कंपेरेटिव कॉम्पिटिटिव थिंकिंग। अभी ये कंपेरेटिव कॉम्पिटिटिव थिंकिंग क्या है। अभी हम सब जानते हैं कि पहला फर्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज मीथेन जिसमें four hydrogens is attached to the carbon. Okay, so it is very difficult to do reaction directly on CH4 by adding acid or base. We can't do any reaction. What we need to do, we have to apply light. In presence of light only reaction triggered and reaction get completed. Very important. Now we know the substituent. One of the hydrogen on this CH4, if we replaced it by another atom, say bromine, okay, so it becomes methyl bromide, CH3Br, okay. So now in this, you have to consider Shrikant sir, your voice is not audible. I think there is network issue. Yes, sir. Yes, sir. You are not audible. Hello? Sir, you are not audible here. Oh, completely my hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Now you are audible. So please
Pankaj, you assist me when I lost my connection. So Yes, please yes. you assist me. Huh? Yes, sir. Sure, sir. So now methane, that is CH4 and methyl bromide. Now the comparison we are doing between this. So CH4, it is hydrocarbon. 4 CH bonds are there in this, and methyl bromide. In this, 3 CH bond and 1 CBr bond is there. So this 1 CBr bond makes actual difference in the molecule. How it brings difference, क्या चेंज लाता है? तो देखिए अभी CBr मॉलिक्यूल जो है, इसमें हमें जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, वो बॉन्ड की पोलैरिटी डिसाइड करनी होती है, और पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना पड़ता है। CBr ये जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन और ब्रोमीन दोनों में से ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा रहती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में शेड होती है वो ब्रोमीन की तरफ जाती है। तो अभी जब हम इस पे मिथिल ब्रोमाइड पे कोई रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस मिथिल ब्रोमाइड को बेस के साथ रिएक्ट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि CH4 अगर हम कंसीडर करते हैं तो CH4 पे किसी भी एसिड या बेस का रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हमने क्या किया, CH4 में का एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी ये जो ब्रोमीन है ये गुड लिविंग ग्रुप है, और जो CBr बॉन्ड है उसमें बॉन्ड पोलैरिटी ब्रोमीन की तरफ ज्यादा है। तो जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल, अभी यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल ही क्यों लेना है, ये बात आप समझिए। देखिए CBr बॉन्ड में ब्रोमीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जो C एंड Br में जो बॉन्ड शेयर होता है, जो दो लोन पेयर ऑफ जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ब्रोमीन लेके जाता है। तो फिर कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बन पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि आपका अप्रोच कैसा है। कंपैरिजन हमने किया है CH4 और मिथिल ब्रोमाइड में। अभी ये CBr जो बॉन्ड है इसमें गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अभी न्यूक्लियोफाइल बेस वी विल कंसीडर OH। अभी हमें पता है कि मिथिल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्टेड विथ NaOH it is in two type of reaction. Okay, so whenever SN1 and SN2 is there, we have little bit confused, but I want to tell you one thing, that SN1 you keep in mind, sorry, for SN2 keep in mind 1, SN2 keep in mind 1 means it is one step, and for SN1 keep in mind 2, SN1 it is 2 step. So in SN2 reaction what happen, bromide, methyl bromide, bromine get leave, departure of bromide and entry of OH occurs at the same time. That's why it is one step reaction. So अभी हम मीथेन से मिथिल ब्रोमाइड पे आ गए, और वहां पे रिएक्शन भी चेंज हो गया है, SN2 रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड। अभी मिथिल ब्रोमाइड SN2 ही क्यों देता है, तो ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो CBr बॉन्ड है उसे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये हेट्रोलाइटिक फिशन की तरह से ब्रेक होगा, जिसमें जो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ब्रोमीन के बीच में शेयर हुए थे वो ब्रोमीन लेके जाएगा, तो अल्टीमेटली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी ये जो कार्बन है विद पॉजिटिव चार्ज, इसे हम मिथिल कार्ब कैटायन कहते हैं। अभी जब भी कार्ब कैटायन तैयार होता है, secondary is more stable than primary, sorry, yes, primary is more stable than मिथिल। सो यहाँ पे कौन सा कार्ब कैटायन तैयार हुआ है, मिथिल। अगर हम समझ ले कि यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल है इथिल ब्रोमाइड, हेलो हेलो
हेलो Yes, sir. Yes, sir. You are audible. पंकज, पंकज आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। सो अभी हम यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल हमें सपोज कंपैरिजन में आ गया है इथिल ब्रोमाइड। अभी इथिल ब्रोमाइड अगेन इसमें सीबीआर बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, अगेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय मिथिल। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको हाइड्रोजन निकाल के सब्स्टिट्यूएंट जो आप अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हो वो कार्बन पे, उसका इफेक्ट उसके रिएक्टिविटी पे कैसा हो रहा है, ये आपको कंटिन्यूसली माइंड में रख। अभी हमने इथिल ब्रोमाइड लिया तो उस पे भी SN2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्ब कैटायन तैयार हो रहा है वो कौन सा है, प्राइमरी। मिथिल ब्रोमाइड में कार्ब कैटायन कौन सा तैयार हो रहा है, मिथिल कार्ब कैटायन। तो ऑल द टाइम यू हैव टू कंपेयर एंड देन यू हैव टू थिंक फॉर कंपटीशन। अगर सपोज हमने मिथिल ब्रोमाइड और इथिल ब्रोमाइड दोनों का अलग अलग रिएक्शन NaOH के साथ किया तो किसका रेट ज्यादा रहेगा SN2 रिएक्शन का, तो इथिल ब्रोमाइड का रेट ज्यादा रहेगा SN2, क्योंकि उसमें कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले कोई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको ठीक से देखना है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, वो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपका जो रिएजेंट उस पे ऐड होने वाला है वो डिसाइड करेगा आपकी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए या न्यूक्लियोफाइल। तो आपको सबस्ट्रेट के पूरे एस्पेक्ट समझ लेना है। सबस्ट्रेट के पूरे एस्पेक्ट में सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड है हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड है रेजोनेंस। ओके, तो ये जो इफेक्ट पूरे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल लिया है। अभी जब हम और आगे कार्बन मिथिल ब्रोमाइड था उसके तीनों भी हाइड्रोजन हमने अगर हाइड्रोजन मिथिल के साथ रिप्लेस कर दिए, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या हो गया, CH3। all the three hydrogens on the methyl bromide is now replaced by methyl. So now what happened, molecule become tertiary butyl bromide. So now the CBr bond is there, but now this CBr bond, when it is broken, the carb cation is formed, and that carb cation now this time it's tertiary. So tertiary carb cation is more stable, and the butyl bromide instead of giving SN2, it gives SN1. SN1 means two step. SN1 means two step. First step generation of carb cation and second step attack of nucleophile. अभी ये CBr बॉन्ड जो है इसमें हमने अभी देख लिया है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्रोमीन की जगह पे हम OH ग्रुप लेते हैं वहां पे, तो OH ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो OH भी निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। OH है वो बैड लिविंग ग्रुप है, अभी उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OH को पहले प्रोटोनेट करना पड़ेगा, जिसके बाद वो OH2 पॉजिटिव ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन। सो फिर उसके बाद वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। सो आपको ध्यान में रखना है कि आपका अप्रोच कैसा है, कंपेरेटिव कॉम्पिटिटिव थिंकिंग आपको करना है जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। देखिए ये जो एग्जाम्स रहते हैं, GPAT हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, Sir, you are not audible yet. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नाउ इट इज ऑडिबल? Yes, yes. हाँ, तो जो कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं उसमें जो एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं उनका मोटो यही होता है कि जो सिंपल थिंग्स है
वो वही पूछते हैं, उनका स्टाइल होता है वो थोड़ा सा अलग सा होता है। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल दिया जाता है, देखिए SN2 ही रिएक्शन हमें करनी होती है, लेकिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो हमारा फोकस क्या हो जाता है, वो पूरे बड़े मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे जाता है, और हमें लगता है कि यार ये तो मॉलिक्यूल मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो पूरा नया मॉलिक्यूल आ गया है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकूंगा। तो आपको वो पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, आपको वहां पे फोकस करना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सो वहां पे फोकस करके आपको वो रिएक्शन करना है। तो ये अप्रोच होता है, और बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है। आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत इजी है, आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे। अभी ये जो कॉम्पिटिटिव कंपेरेटिव थिंकिंग जो है वो आपको अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रफ पेजेस पे इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स और जो आपको सोचना है वो सोचना वो फास्ट होना चाहिए। देखिए कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसके लिए अगर ज्यादा लग रहा है तो वो बात कुछ काम की नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत कम समय में इसको सॉल्व करना है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे सको। हेलो हेलो You are audible, sir. हेलो। Yes, sir, you are audible. हाँ, ओके ओके। सो ज्यादा से ज्यादा हम दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पे टाइम दे सके। ओके, अभी ये तो हो गया सिंपल SN1 और SN2। आपको अप्रोच ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री की तरफ इसी तरह से रखना है कि स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम रिएक्शंस। अभी नेम रिएक्शंस जो है ये Sir, you are not audible. Hello? Yes, sir. now it is audible. Yes, yes, yes. हेलो, Yes, sir. अभी नेम रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि नेम रिएक्शन जो कुछ भी होता है वो नेम रिएक्शन में हमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स, स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और रिएक्शन के Hello, sir. Hello. अंदर Sir, you are not audible. it is audible. No, Oh sir. my god. Now No, sir. clear. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. You are It audible. is audible now. Yes, sir. Hello. Yes, sir. हाँ, सो अभी आपको नेम रिएक्शन जो कुछ भी नेम रिएक्शन है, पहले तो आप उसको समझ लो कि वो नेम ऑफ साइंटिस्ट है या वो किसी प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट का नाम है। इसके लिए आपको बता दूं कि फर्स्ट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। अभी अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल तो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये जो प्रोडक्ट बीच में इंटरमीडिएट तैयार होता है उसका नाम है अल्डोल। लेकिन आप कैनिजारो रिएक्शन, ओके, सो कैनिजारो ये साइंटिस्ट का नाम है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपकी नेम रिएक्शन जो है वो उसमें इंटरमीडिएट का नाम है या वो साइंटिस्ट का। उसके बाद हमें जाना है कि उसका रिएक्शन का स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। अभी जब भी आप देखते हो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। आपका जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन,
अभी यहाँ पे रिएक्शन का नाम जो है बेयर विलीजर, ये दो साइंटिस्ट के नेम है अलग अलग, बेयर एंड विलीजर। और इसमें रिएक्शन का टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लगेगा। Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. I think sir is out of storage. Sorry for inconvenience, student. We will wait for a while. हेलो। Ah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ पंकज, कहाँ तक सुनाई दिया था? विल यू? Sir, name reaction. हाँ ओके, Beer vinegar oxidation. नाउ इट इज ऑडिबल। Yes, sir. Yes. हाँ हाँ, so bear vinegar oxidation, so we have to keep in mind this is oxidizing reaction. So ये reaction में कीटोन इज कन्वर्टेड एस्टर, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो परऑक्सी एसिड्स हमें लगते हैं इसके लिए। तो ये एक अलग सा रिएजेंट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है, इसलिए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हमें उसके जो पर एसिड है उससे ध्यान में रखना है। अभी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से हमें रिएक्शंस बहुत सारे ध्यान में रख सकते हैं हम, जैसे कि अल्डिहाइड्स किसी रिएक्शन में यूज होता है, किसी रिएक्शन में अमाइड यूज होता है, किसी रिएक्शन में एसिड यूज होता है। Hello, sir. किसी रिएक्शन, हेलो, Yes. किसी रिएक्शन में अमाइड यूज होता है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शन हमें उसके सबस्ट्रेट से भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं रिएजेंट। अभी कोई कोई रिएक्शंस होते हैं उसमें हमें बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं हम, तो वो जो नेम रिएक्शन है उसे हमें उसके रिएजेंट के नाम से ध्यान में रखना है। मतलब जब भी आप वो रिएक्शन के बारे में सोचते हो तो आपको सबसे पहले वो रिएजेंट आपके माइंड में आना चाहिए। तो वो रिएजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मतलब रिएजेंट्स पूरे अलग है, जैसे कि अभी विटिक रिएक्शन है, विटिक। अभी विटिक रिएक्शन में हम क्या तैयार करते हैं कि कीटोन टू अल्कीन। सो इसमें हम जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन अल्किल हैलाइड्स और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, तो ये जो है इसमें जो इंटरमीडिएट तैयार होता है वो हमें ध्यान में रखना है। ओके, रिएजेंट, स्पेसिफिक रिएजेंट। और इसमें और एक बात है, इंटरमीडिएट। अभी विटिक रिएक्शन में ही देखिए आप, ऑक्सीटेन फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑक्सीटेन आपको ध्यान में रखना है। अभी सॉरी, इज इट ऑडिबल पंकज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Aeroplane are going from here, so that's why I think it is. Okay. Hello. So Yes, sir. in Wittig reaction, oxytane intermediate is formed. So आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन जो है वो उसके इंटरमीडिएट से भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाद में आता है प्रोडक्ट। बहुत सारे नेम रिएक्शन ऐसे जिसके प्रोडक्ट स्पेसिफिसिटी, जैसे हॉफमैन रिएक्शन है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है। तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है इसमें आपको मतलब अमाइड टू अमाइन ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं, डिग्रेडेशन उसे कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शंस है आपको उसके जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे भी आपको
बहुत सारे नेम रिएक्शंस आप याद में रख सकते हो। और आपने क्या करना है, अगर आप स्टार्ट में हो, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्ट में हो तो आपने उसके चार्ट्स बना के रखना है, नेम रिएक्शंस बना के आप डेली उसको, जब भी आप उसको देखना है, आपको रेगुलरली उसको देखना है, रिवाइज करना है, ओके। और उसके बाद अभी नेम रिएक्शन कैसे ध्यान में रखना है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं। अभी आपको वो पॉइंट्स थोड़ा सा कुछ अलग लगे होंगे, लेकिन आप अगर इस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें एक दूसरा है, देखिए हम जब नेम रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं ना, हमारा पैटर्न कैसा रहे, रिएक्शन का जो नेम है वो नेम और उसके साथ जो कुछ भी कंडीशंस है, रिएजेंट्स है, वो सब यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है एग्जाम में, स्ट्रक्चर से हमें नेम रिएक्शंस वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है, तो थोड़ा सा वहां पे उल्टा होता है, तो उसका भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब आपने ऐसा सब कुछ बेयर विलीजर, उसमें कीटोन टू ईस्टर पर एसिड यूज होता है, ऐसा आप ध्यान में रखते हो, तो कभी कभी आपको ऐसा भी करना है कि कौन सा वो रिएक्शन है जिसमें हम कीटोन से ईस्टर हमें मिलता है, तो उसका नाम बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी जाना है, ओके। सो नेम रिएक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा मैकेनिज्म का उसमें करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उसका जो इंटरमीडिएट होता है उस पे भी क्वेश्चन आता है। तो मैकेनिज्म का प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करके ही आपको नेम रिएक्शन में आप उसमें परफेक्शन ला सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी मोस्ट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ नॉमेनक्लेचर के भी क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। अभी देखो नॉमेनक्लेचर जब हम देखते हैं, तो नॉमेनक्लेचर हम 11 स्टैंडर्ड क्या रहता है, हमने पढ़ाई की होती है उसकी। लेकिन अभी जो है नॉमेनक्लेचर, अभी वो नॉमेनक्लेचर का जो स्केल है वो अभी बहुत ब्रॉड हो चुका है, उसका स्कोप जो है वो बढ़ चुका है। अभी आपको नॉमेनक्लेचर में, अभी आप तो मेडिसिनल बैकग्राउंड से हो, तो देखिए कुछ बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके डायरेक्टली नाम होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमें डायरेक्टली हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोलेस्टेरॉल इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम स्पेसिफिक उसको ऐसा हम नाम नहीं देते। तो नॉमेनक्लेचर में ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंपाउंड्स, एक तो उनके जनरल नेम से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जाने जाते हैं, पिरिडीन जिसको हम अजाइम कहते हैं, उसका प्रॉपर नहीं यूज किया जाता। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक नाम हमें याद रहना रखना। अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। जब भी 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उसके नेमिंग के लिए हमें Hello, sir. हेलो। Yes, sir, you are audible. So Pankaj, how much time we have left in meeting? Uh, uh, 5 to 10 minutes, sir. 5 minutes. Okay, finally, okay. So strategy we'll discuss about how to prepare for it. So actually आपको जो भी नेम रिएक्शन स्ट्रेटजी का मैंने एक पार्ट
बता दिया है कि आपको नेम रिएक्शंस पूरे लिख के उसका चार्ट बना के आपको रखना है। उसके बाद जो रिएजेंट है वो रिएजेंट का भी एक चार्ट बना के आपको रखना है, और आपको जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसमें से शॉर्ट नोट्स कंपैरिजन जो है उसके लिए एक आपको कंपैरिजन ऑर्डर बनाना है। बहुत सारा जो Hello, sir. Hello. Hello. the help Hello, sir. IR spectroscopy hello Hello, sir. You are not audible. hello Sir, you are not audible. Hello, sir. Hello. Yes, sir. You are not audible, sir. hello Yes, sir. right now hello Yes, sir. Yes. hello Yes, sir. hello Sir, yes, sir. is it audible? Yes, sir. Hello. हाँ, तो जो कुछ भी नेम इमीडिएटली उसके उसमें जो आईआर फंक्शनल ग्रुप एक्टिव रहते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आईआर वैल्यू आपको वहीं पे असाइन करना है। उसका जो 1H स्पेक्ट्रम है वो भी आपको वहीं पे उसको असाइन कर लेना है। मतलब क्यों, आपका इमीडिएटली वहां पे रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जाओगे, और नॉमेनक्लेचर का भी एक पार्ट है। नॉमेनक्लेचर में आपको करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो सेलेक्ट पार्ट्स है उस पे फोकस करना है। ओके। और नेम रिएक्शन में भी कीमो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी, इस टाइप उस पे ज्यादा फोकस करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर माइग्रेशन विटिग बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है, तो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में माइग्रेशन होता है। अगर हम अरिल कीटोन लेते हैं तो कौन सा फिनिल रिंग माइग्रेट होगा। तो ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है इसको भी हमें वो रिएक्शन में लिख के रखना है नीचे। हम जो भी स्टैट मतलब जो भी हम शॉर्ट नोट लिखते हैं उसमें। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के आपको करना है। एक माइंडसेट बनाना है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका स्टडी अच्छा हुआ है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आता है, और आप ये जो एग्जाम है इजीली आप क्लियर कर सकते हो। देखिए, एग्जाम से पहले हमें एकदम एग्जाम से पहले हम रीडिंग, न्यू रीडिंग कुछ नहीं करना है हमें। हमने जो कुछ नोट्स बनाए हैं उसे ही रिवाइज करना है। और अगर आप भूलते हो ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, तो उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करते जाओ। वो बहुत आपको फायदे में रहेगा आप उसकी वजह से। और एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ नोट्स को रिवाइज करो, और एग्जाम को टाइम जाते हुए आप एकदम। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में उसका आंसर होता है, लेकिन हमारी डर की वजह से हम वो आंसर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप पॉजिटिव गेट सक्सेस। एंड नाउ हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. हाँ, so all the best to all the aspirants. I hope you will understand better. Due to network connectivity, my voice was not audible to you, but I hope when Pankaj will share this video, that time you will again see and you give your feedbacks. Okay, thank you. Over to Pankaj. Hello. Yes, sir. Sir, thank you for joining us. Yeah. Uh,
the session was so informative, and I think all of students get their doubts, and we will keep next session soon with Srikanth sir. Uh, so thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes. Now we will wind up our session. Thank you. Okay. Thank you. And